नमस्कार। कश्मीर का इतिहास तो खैर बहुत लंबा और पेचीदा है, लेकिन आज हम एक खास हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। वो दौर जब आप देखिए, करीब 250 सालों में सत्ता 3 अलग-अलग हाथों में घूमी। पहले मुगल, फिर अफगान और उसके बाद सिख। हाँ, और ये समझना वाकई जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ झंडा बदलने वाली बात नहीं थी। बिल्कुल। हर बदलाव ने कश्मीर के समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था सब पर अपनी छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं मोटे तौर पर 16वीं सदी के आखिर से, समझ लीजिए 1587 से, और ये चला 19वीं सदी के मध्य तक, मतलब 1846 तक। तो हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, हम उनकी मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सत्ता बदली कैसे, बड़े बदलाव क्या थे और इनकी विरासत क्या रही। ठीक है, चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू करते हैं मुगलों से। साल था 1587, जब बादशाह अकबर ने कश्मीर को सीधे मुगल सल्तनत में मिला लिया और इसे काबुल सूबे का हिस्सा बनाया गया, है ना? हाँ, काबुल सूबे के तहत, और पहले गवर्नर बनाकर भेजा गया कासिम खान को। अच्छा। लेकिन अकबर सिर्फ दिल्ली में बैठकर फरमान जारी नहीं कर रहे थे। जून 1589 में वो खुद कश्मीर गए। पहली बार? हाँ, पहली बार। और उन्होंने वहां जाकर प्रशासनिक ढांचे को ठीक करने पर बहुत जोर दिया। शायद इसलिए भी कि मुगलों से पहले जो चक वंश था, उस दौर में कश्मीर ने काफी अस्थिरता देखी थी। मतलब अंदरूनी झगड़े, जल्दी जल्दी शासक बदलना, तो प्रशासन थोड़ा कमजोर पड़ गया था। हाँ, वो तो था। और इसी स्थिरता की कोशिश में फिर वो राजस्व वाला सुधार आया, है ना? राजा टोडरमल वाला। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अकबर के जो मशहूर वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, उन्होंने कश्मीर के लिए एक नई रेवेन्यू पॉलिसी, मतलब राजस्व बंदोबस्त नीति बनाई। ये उस जमाने के हिसाब से आप सोचिए काफी आगे की चीज थी। पहले क्या होता था, अंदाजे से टैक्स लगता था या जो स्थानीय सरदार चाहें, मनमानी चलती थी। हाँ, मनमानी। लेकिन टोडरमल ने जमीन नपवाई, उसका रिकॉर्ड बनवाया और फिर उस रिकॉर्ड के आधार पर टैक्स तय किया। तो इससे मतलब सिर्फ टैक्स कलेक्शन सुधरा या किसानों को भी कुछ फायदा हुआ? ने असर गहरा था। एक तो जैसा आपने कहा, किसानों को पता चल गया कि भाई कितना देना है और क्यों देना है, तो वो मनमानी वसूली कुछ कम हुई। दूसरे, एक सिस्टम बन गया, रिकॉर्ड आ गया, तो प्रशासन की पकड़ मजबूत हुई। और कमाल की बात यह है कि कुछ जानकार मानते हैं कि टोडरमल की इस व्यवस्था के जो सिद्धांत थे, उनका असर आज भी जम्मू कश्मीर की राजस्व प्रणाली में कहीं न कहीं दिखता है। वाकई, इतने सालों बाद भी? हाँ, ये उस वक्त की स्थिरता लाने में एक बड़ा कदम था। अकबर ने सिर्फ रेवेन्यू सिस्टम ही नहीं, सुना है कंस्ट्रक्शन पर भी ध्यान दिया। श्रीनगर में वो हरी पर्वत किला। हाँ, हरी पर्वत किला बनवाया और उसके चारों तरफ एक तरह से नया शहर बसाने की योजना थी, जिसमें शहर की दीवार, मतलब शहर पन्हा बनाना भी शामिल था। और सोचिए, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का मतलब है स्थानीय लोगों के लिए काम। हाँ, रोजगार। बिल्कुल। चक वंश की उथल पुथल के बाद ये अर्थव्यवस्था को भी एक तरह से सहारा देने जैसा था। और हाँ, अकबर ने कश्मीरी पंडितों, विद्वानों को भी संरक्षण दिया और अपने राज की सीमा लद्दाख तक बढ़ाई। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक किले का बनना सिर्फ सुरक्षा नहीं, इकोनॉमी को भी रफ्तार दे सकता है। अच्छा, अकबर के बाद आए उनके बेटे जहांगीर, 1605 से 1627। इनके बारे में तो कहते हैं कि कश्मीर से इश्क था इन्हें। अरे इश्क नहीं, जुनून था। वो अपनी बेगम नूरजहां के साथ अक्सर कश्मीर जाते थे, खासकर गर्मियों में। अच्छा। उन्हें वहाँ की वादियां, मौसम, खूबसूरती सब बहुत पसंद था। कई बार गए वो। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जहांगीर का यही लगाव आज भी हमें उन खूबसूरत मुगल बागों की शक्ल में दिखता है ना? एकदम सही। श्रीनगर का जो मशहूर शालीमार बाग है। हाँ, शालीमार, वो तो खुद जहांगीर ने बनवाया था। फिर डल झील के किनारे ही निशात बाग है, वो नूरजहां के भाई आसिफ खान ने डिजाइन किया। निशात भी बहुत खूबसूरत है। हाँ। फिर अनंतनाग के पास अचबल बाग है, उसे नूरजहां ने संवारा। और जहां से झेलम नदी निकलती है, वेरीनाग चश्मा। वेरीनाग, हाँ, उसे भी जहांगीर ने ही खूबसूरत शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। ये सिर्फ बाग नहीं है, ये मुगल आर्किटेक्चर और बागबानी की मिसाल है। लेकिन क्या जहांगीर सिर्फ बाग बगीचों में ही खोए रहे या कुछ प्रशासनिक काम भी किया? नहीं, उन्होंने कुछ जरूरी सुधार भी किए। कुछ ऐसे टैक्स थे जो लोगों को बहुत भारी पड़ रहे थे, उन्हें हटाया। और सती प्रथा जैसी जो सामाजिक बुराई थी, उसे रोकने की भी कोशिश की। अच्छा, ये भी किया उन्होंने? हाँ, तो पता चलता है कि ध्यान सिर्फ शाही आरामगाहों पर नहीं था। जहांगीर के बाद गद्दी संभाली शाहजहां ने 1628 से 1658 तक। ताजमहल वाले शाहजहां,
क्या उनकी भी कश्मीर में दिलचस्पी बनी रही? हाँ, शाहजहां भी अपने पिता की तरह कश्मीर के कायल थे। अपने राज में 4 बार कश्मीर गए वो। 4 बार? जी, और उन्होंने भी एक बाग बनवाया, छोटा है पर बहुत ही खूबसूरत, चश्मे शाही। हाँ, चश्मे शाही का पानी भी मशहूर है। बिल्कुल। और शाहजहां के दौर की एक और खास जगह है परी महल। परी महल, ये क्या था? कोई महल था? महल जैसा नाम है, पर यह थोड़ा अलग था। डल झील के पास पहाड़ी पर है। बनवाया तो शाहजहां ने था, लेकिन इसका इस्तेमाल उनके बड़े बेटे दारा शिकोह ने ज्यादा किया। और यहीं एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? कि उस जमाने में कैसे साइंस और रूहानियत साथ साथ चलते थे। दारा शिकोह सूफी विचारों वाले थे। उन्होंने परी महल को एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, मतलब खगोल विज्ञान की वेधशाला, और साथ ही सूफी तालीम के मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया। ओह, वेधशाला और सूफी स्कूल एक ही जगह? हाँ, ये उस दौर की बौद्धिक और रूहानी जिंदगी का एक बड़ा दिलचस्प नमूना है। शाहजहां के बाद आए औरंगजेब, 1658 से 1707, लंबा शासनकाल। उनका कश्मीर से कैसा नाता रहा? नाता तो रहा, लेकिन शायद उतना गहरा नहीं जितना उनके पुरखों का। औरंगजेब अपने इतने लंबे राज में सिर्फ एक बार कश्मीर गए, 1665 में। सिर्फ एक बार? हाँ, और उस वक्त उनके साथ एक फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसिस बर्नियर भी थे। तो बर्नियर ने जो लिखा है उससे उस जमाने की कश्मीर का पता चलता है। ये थोड़ा अजीब है कि वो सिर्फ एक बार गए। और प्रशासन कैसा रहा उनके वक्त? एक और बात है, औरंगजेब के लंबे दौर में कश्मीर में करीब 14 गवर्नर बदले गए। 14? हाँ, ये जो जल्दी जल्दी बदलाव है, ये शायद इस तरफ इशारा करता है कि या तो प्रशासन में वो स्थिरता नहीं रही, या फिर केंद्र का ध्यान कहीं और, जैसे दक्कन वगैरह पे ज्यादा था। और फिर 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। उसके बाद तो कहते हैं मुगल साम्राज्य ढलान पर आ गया था, है ना? एकदम। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो औरंगजेब की मौत के बाद मुगल एम्पायर का जो पूरा ढांचा था वो कमजोर पड़ने लगा, सेंटर वीक हो गया। तो जो दूर के सूबे थे जैसे कश्मीर, वहां इसका असर साफ दिखने लगा। कैसे? गवर्नर ज्यादा आजाद हो गए, कुछ ने अपनी मनमानी शुरू कर दी, लूट खसोट, बदइंतजामी, वो सब बढ़ने लगा। वो जो एक मजबूत पकड़ थी ना अकबर या जहांगीर के टाइम की, वो ढीली पड़ गई। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या मान लें कि अब कश्मीर पर मुगलों का कंट्रोल बस नाम का रह गया था? हाँ, धीरे धीरे यही हुआ। 18वीं सदी के बीच तक आते आते, मतलब समझ लीजिए 1752 तक, दिल्ली में जो मुगल बादशाह थे वो इतने कमजोर हो गए थे कि कश्मीर पर उनका कोई असल कंट्रोल बचा ही नहीं था। प्रशासन बिल्कुल ठप सा हो गया था, एक तरह का पावर वैक्यूम, सत्ता का शून्य बन गया था घाटी में। और जहां सत्ता का शून्य होता है वहां कोई ना कोई तो आ ही जाता है। स्रोत बताते हैं कि इस पूरी गड़बड़ी से तंग आकर कश्मीर के ही कुछ असरदार लोग थे, ख्वाजा ज़हीद दिदमारी, मीर मुकीम कांत जैसे नाम आते हैं, उन्होंने मदद के लिए बाहर देखा। हाँ? उन्होंने काबुल में जो अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसको बुलावा भेजा कि आप आइए और हालात संभालिए। ये एक तरह से मजबूरी का कदम था शायद। उन्हें लगा होगा कि अब्दाली ही इस अराजकता को खत्म कर सकता है। खैर, अहमद शाह अब्दाली के लिए तो ये एक मौका था। बिल्कुल। उसने फौरन अपनी फौज भेजी, और मुगल प्रशासन तो पहले ही कमजोर था, तो अफगानों ने आसानी से कश्मीर पर कब्जा कर लिया। और इसी के साथ 1752 में जो मुगल दौर 1587 में शुरू हुआ था वो खत्म हो गया। एक लंबा चैप्टर क्लोज हुआ और शुरू हुआ एक नया, और जैसा कि हमारे स्रोत कहते हैं, एक बहुत ही मुश्किल दौर, अफगान शासन 1753 से 1819 तक। इसे अक्सर कश्मीर के इतिहास का सबसे काला दौर कहा जाता है। इतनी सख्त बात क्यों? देखिए, शुरुआत ही बहुत बुरी हुई। जो पहला अफगान गवर्नर आया, अब्दुल्ला खान इश्क। इश्क नाम तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, नाम इश्क था, पर काम बिल्कुल उलट। उसने आते ही जुल्म ढाना शुरू कर दिया। लोगों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि देना मुश्किल हो गया। जरा सी गलती पर भयानक सजाएं। सरकारी लोग खुलेआम लूटपाट करते थे। मतलब माहौल ऐसा था कि आम आदमी शाम होने के बाद सड़क पर निकलने से डरता था। बाप रे, यानी कानून व्यवस्था एकदम खत्म। इसे कहा ही गया है लॉ हाथ शासन, मतलब आयरन हैंड रूल। असल में क्या था कि शासक तो काबुल में बैठे थे, यहाँ उनके गवर्नर राज करते थे। तो शायद दूरी की वजह से या उनकी सोच ही ऐसी थी, उन्हें कश्मीर के भले बुरे से, यहाँ के विकास से कोई मतलब नहीं था। उनका एक ही मकसद लगता था, ज्यादा से ज्यादा पैसा खींचो
और काबुल भेजो। इसी बेरहमी और लूट खसोट की वजह से इस दौर को इतना बुरा माना जाता है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, उल्टे कश्मीर के जो संसाधन थे उनका बुरी तरह से शोषण हुआ। लेकिन ये तो करीब 66 साल चला। क्या पूरे वक्त ऐसे ही जुल्म होता रहा? कोई एक भी अच्छा गवर्नर नहीं आया? एक नाम आता है, एक गवर्नर था, अत्ता मोहम्मद खान। उसके बारे में कहते हैं कि वो बाकी अफगान गवर्नरों से थोड़ा बेहतर था। अच्छा, क्या किया उसने? थोड़ा नरम मिजाज का था और कुशल प्रशासक भी। उसने बारामूला और सोपोर में कुछ पुल बनवाए, किले बनवाए, मतलब थोड़ी सी कोशिश की विकास की। चलिए, अंधेरे में रोशनी की एक किरण जैसा। हाँ, पर ये बस एक छोटा सा वक्फा था। ओवरऑल अफगान रूल कश्मीरियों के लिए बहुत भारी पड़ा और इसका अंत भी जोर जबरदस्ती से ही हुआ। आखिरी अफगान गवर्नर था जब्बार खान। तब तक पंजाब में एक नई ताकत खड़ी हो चुकी थी, महाराजा रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य। तो 1819 में रणजीत सिंह ने कश्मीर पर हमला किया, जब्बार खान को हराया और घाटी पर सिखों का कब्जा हो गया। तो अफगानों के बाद अब सिख शासन चला 1819 से 1846 तक। ये दौर कैसा रहा? अफगानों से बेहतर था या वैसा ही? हाँ, 1819 में रणजीत सिंह ने कश्मीर को अपने राज में मिला लिया और पहले सिख गवर्नर बनाए गए दीवान मोतीराम। अब यह दिलचस्प बात यह है कि सिख शासन खासतौर पर कुछ गवर्नरों के टाइम में अफगान दौर से काफी अलग और बेहतर साबित हुआ। अच्छा, तो मतलब लोगों को थोड़ी राहत मिली? कुछ हद तक जरूर। देखिए, ऐसा नहीं कि सिख शासन में सब कुछ बढ़िया था, इसमें भी उतार चढ़ाव रहे। अलग अलग गवर्नरों के काम करने के तरीके अलग थे, लेकिन एक गवर्नर ऐसे हुए जिनका नाम आज भी बड़े अदब से लिया जाता है उनके सुधारों के लिए, मियां सिंह। मियां सिंह? हाँ, उन्हें सिख गवर्नरों में सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा क्या खास किया था मियां सिंह ने? देखिए, अफगानों ने जो पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी थी, खासकर रेवेन्यू सिस्टम, मियां सिंह ने उसे ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने बाजार में सही वजन और नाप तौल का इस्तेमाल सख्ती से लागू करवाया। ये तो आम आदमी के लिए बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल, ताकि लोगों को ठगा ना जा सके। जो बिचौलिए या व्यापारी हेराफेरी करते थे उनको सजा दी। उनके इन कदमों से क्या हुआ कि खेतीबाड़ी, व्यापार और कश्मीर की जो दस्तकारी थी, हैंडीक्राफ्ट्स, उनको फिर से पनपने का मौका मिला। एक तरह से उन्होंने डूबती हुई इकोनॉमी को सहारा दिया। ये तो वाकई काफी अच्छे सुधार लगते हैं। लेकिन सिख शासन भी बहुत लंबा नहीं चला, है ना? सिर्फ कोई 27 साल। हाँ, ये दौर भी जल्दी खत्म हो गया। हुआ ये कि 19वीं सेंचुरी के मध्य तक अंग्रेज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। हाँ। 1845-46 में अंग्रेजों और सिखों की जंग हुई, एंग्लो सिख वॉर। इसमें सिखों की हार हुई और अंग्रेजों ने लाहौर समेत पंजाब के बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया, जिसमें कश्मीर भी आता था। तो क्या कश्मीर पर अब अंग्रेजों का सीधा राज हो गया? नहीं, यहीं पर कहानी में एक और ट्विस्ट आया। अंग्रेजों ने कश्मीर को सीधे अपने अंडर रखने के बजाय 1846 में एक संधि की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। हाँ। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने कश्मीर घाटी और उसके आसपास का इलाका जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। मतलब पैसों के बदले में? जी हाँ, संधि में बाकायदा रकम लिखी है, 75 लाख नानकशाही रुपए। 75 लाख उस जमाने में? हाँ, नानकशाही रुपया तब सिख एम्पायर की करेंसी होती थी। तो ये रकम गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को दी और बदले में अंग्रेजों ने कश्मीर का कंट्रोल उन्हें सौंप दिया। ये एक बहुत ही विवादास्पद कदम था जिसने कश्मीर की किस्मत फिर बदल दी। और इसी के साथ सिख राज खत्म हुआ और कश्मीर में डोगरा शासन शुरू हो गया, जो फिर 1947 तक चला। तो अगर हम इस पूरे 250 साल के सफर को, जो हमारे स्रोतों से पता चलता है, समेटे, तो पहले मुगल 1587-1752, शुरुआत अकबर से, पहले गवर्नर कासिम खान, टोडरमल का रेवेन्यू सिस्टम और जहांगीर शाहजहां के बाग इसकी खासियत। हाँ। फिर अफगान 1753-1719, जिसे काला दौर कहते हैं। पहले गवर्नर अब्दुल्ला खान इश्क, पहचान थी लौ हाथ शासन, यानी जुल्म और सख्ती। बिल्कुल। और फिर सिख 1819-46, रणजीत सिंह ने कब्जा किया, गवर्नर मियां सिंह सुधारों के लिए जाने गए, और अंत हुआ अमृतसर संधि से, जब कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया गया। एकदम सही। और ये तीनों दौर, जैसा हमने देखा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक का अंत दूसरे की शुरुआत बना। मुगलों ने जो ढांचा बनाया, अफगानों ने उसका फायदा उठाया और उसे बिगाड़ा। फिर सिखों ने, कम से कम मियां सिंह जैसे लोगों ने उसे सुधारने की कोशिश की।
ये लगातार जो सत्ता बदली उसने कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, समाज सबको बार बार बदला। आज के कश्मीर को समझने के लिए इतिहास की इन परतों को जानना वाकई बहुत जरूरी है। ये सारी बातें तो हुई शासकों की, उनकी नीतियों की, लड़ाइयों और संधियों की। लेकिन ये सब सुनते हुए एक सवाल जहन में आता है कि इन बदलते शासनों के बीच कभी अमन तो कभी भयानक उथल-पुथल के दौर में वो आम कश्मीरी इंसान, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी रही होगी? ये सोचने वाली बात है। उसकी उम्मीदें, उसके डर, उसके संघर्ष, क्या उसकी कहानी इन बड़े-बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक ब्यौरों में कहीं खो नहीं जाती? शायद इतिहास की इन परतों के नीचे जो आम इंसान की अनकही कहानियां दबी हैं, उन पर भी गौर करना उतना ही जरूरी है। क्यों?